देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्लांट किंगडम, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बहुत तेज़ी से इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। मेरा टारगेट है कि 1 घंटे में हम लोग कर ले जाएं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप लोग मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ सुनिए ध्यान से एकदम, ठीक है। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा मैं भूल रहा हूँ तो वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हो सकता है मेरे दिमाग में ना आए, कहीं पे मिस करें, तो वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लांट किंगडम जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने बताया था कि यहाँ पे 5 ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में समझाया। स्पोरोफाइट क्या है और गैमेटोफाइट क्या है, ठीक है। स्पोरोफाइट हमने बताया कि डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर बनता है और जब भी हम स्पोरोफाइट से स्पोर बनाएंगे तो मियोसिस करना पड़ेगा, और गैमेटोफाइट हमेशा गैमीट बनाता है और वहाँ पे माइटोसिस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम धीरे धीरे एंटर किए थे। देखिए सारी बातें हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें मैं स्किप करता जाऊँगा, आप समझ जाओगे बीच बीच में कहाँ पे मैं क्या स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताना शुरू किया था। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि गैमेटोफाइट फेज़ और स्पोरोफाइट फेज़ आपस में एक्सचेंज होती रहती है। जैसे सिलेंट्रेट्स के अंदर, ठीक है, पॉलिप और मेडुसा एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात होती है, और यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज़ आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये बात आपको समझाई थी कि स्पोरोफाइट है अगर, तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा और फिर ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा, और फिर ये गैमेटोफाइट वापस से यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट, मेल या फीमेल गैमीट बनाएंगे, और ये दोनों फिर से फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट, और जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है। सभी प्लांट की कहानी सेम है, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट फेज़ स्पोर बनाता है और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, और वापस से गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाते हैं। और यहाँ पे जनरली 2 टाइप के गैमीट होते हैं, मेल या फीमेल गैमीट। स्पोर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जब हम टेरिडोफाइट या उससे आगे बात करते हैं तब। टेरिडोफाइट में भी 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, सिलाजिनेला और सेल्विनिया के अंदर। उसके आगे जब हम बात करेंगे तो मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ाना शुरू किया था। देखिए यहाँ पे हर चीज़ अगर मैं डायग्राम बनाने लगूंगा तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 1 घंटे में हो पाए, ठीक है। तो आप बस सुनते रहिए ध्यान से, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको हैप्लोन्टिक साइकिल बताया। हैप्लोन्टिक साइकिल में हमने आपको बताया कि सबसे पहले गैमेटोफाइट फेज़ है। एल्गी के अंदर हमेशा गैमेटोफाइट फेज़ डोमिनेट करती है। गैमेटोफाइट फेज़ क्या करेगी, गैमीट बनाएगी, और गैमीट फिर फ्यूज़ करेंगे मेल और फीमेल गैमीट, जिससे स्पोर बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट जो बनेगा यहाँ पे वो जाइगोट ही है, जाइगोट ही स्पोरोफाइट है। ये टर्म कई बार हमने रिपीट किया है क्लास के अंदर। तो स्पोरोफाइट के अंदर जो जाइगोट है उसके अंदर फिर से मियोसिस होगा, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, और उसके बाद स्पोर्स बन जाएंगे, और स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे। तो ये जो साइकिल है ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को समझाता है। एल्गी के अंदर बेसिकली हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने अब बहुत कई बार रिपीट करवाया था क्लास के अंदर। फ्यूकस के अंदर डिप्लोन्टिक साइकिल है, कैल्प, इक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया के अंदर हैप्लोडिप्लोन्टिक साइकिल है। तो इस चीज़ को हमने कई बार रिपीट करवाया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद डिप्लोन्टिक साइकिल क्या है उसको समझाने के लिए बहुत डिटेल में हमने पहले फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया, ठीक है। फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर का जो डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक या पेडिसिल। उसके बाद थैलमस है, थैलमस के ऊपर बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सबसे पहले कैलिक्स होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद करोला होता है, कलर्ड होता है, उसके बाद एंड्रोसियम होता है, उसके बाद गाइनोसियम होता है। फिर हमने गाइनोसियम और एंडोसियम को थोड़ा सा डिटेल में समझाया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। गाइनोसियम को हमने बताया कि उसकी यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। उसके पास 3 चीज़ें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर फिर हमने बताया कि कंपार्टमेंट्स होते हैं और उस कंपार्टमेंट्स को लॉक्यूल कहा जाता है। उसी के अंदर प्लेसेंटा होता है और वहीं पर ओव्यूल्स लगे होते हैं। ओव्यूल्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन एक ही टाइप का ओव्यूल आपको समझना है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ओव्यूल्स को ओपन करके बाहर से देखा था, उसके अंदर
इंटेगुमेंट है और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं जिसको न्यूसिलस कहा जाता है। उसमें से एक सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है जिससे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, 3 मर जाते हैं, सिर्फ एक सर्वाइव करता है और वही फिर बाद में एम्ब्रियोसैक बनाता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और उसके अंदर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है जिसका नाम एग है जो हमारे काम का है। उसके बाद वापस से फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ वापस आते हैं। एंड्रोसियम के बारे में हमने बताया, उसकी यूनिट का नाम स्टामेन है। एंथर और फिलामेंट होता है वहाँ पे। एंथर के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, खास करके ज़्यादातर सिचुएशन में 4 ही होते हैं जिसको टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन जो आपको याद रखना वो यही वाला है। फिर उसकी एनाटॉमी करके हमने देखा था एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, 4 लेयर से बना होता है। फिर उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस क्यों होता है? क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, इस वजह से मियोसिस करेगा ये। उसके बाद माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 4 के चारों सर्वाइव करेंगे, कोई भी नहीं यहाँ पे मरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस होता है और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, जिसका नाम पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। हर एक पॉलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमीट होती है, ठीक है। ये कभी कभी पॉलन ग्रेन बनने के बाद, जब ये बन चुका होता है उसके बाद 2 मेल गैमीट बनते हैं और कभी कभी पहले से बन जाते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन है, जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे वहाँ पे आपको और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। फिर पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुँचता है। इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कभी वाटर से आना, कभी विंड से आना और कभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी बर्ड्स भी हो सकती हैं, सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है तो वहाँ पे फिर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है और उसके नीचे वो डिसेंड डाउन होता है। फिर यहाँ पे कहानी जो है डबल फर्टिलाइजेशन की आ जाती है, जो हमने आपको एंजियोस्पर्म के अंदर समझाया था, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए ये चीज़ समझना पहले ज़रूरी था, इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दिया। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फ्लावर है, हो सकता है कि इसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल। फीमेल है तो उसके पास ये होगा, क्या नाम है, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं। उसके अंदर न्यूसिलस है। न्यूसिलस के अंदर एक सेल हमने अभी जस्ट आपको बताया, मेगास्पोर मदर सेल है। तो वहाँ से अल्टीमेटली एम्ब्रियोसैक बन जाता है और फीमेल गैमीट बन जाती है, ठीक है। फीमेल गैमीट को आपको ध्यान में रखना है। और इधर से हमने क्या बनाया था, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के पास मेल गैमीट है। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर और एम्ब्रियो फिर सीड के अंदर है, सीड फ्रूट के अंदर होता है और इस तरीके से वापस से साइकिल रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्पोरोफाइट फेज़ है वो डोमिनेट करती है। गैमेटोफाइट फेज़ बहुत कम टाइम के लिए होता है और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। इसी वजह से या इस साइकिल का नाम डिप्लॉन्टिक साइकिल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल बताया था। हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल के अंदर सबसे पहले हमने ब्रायोफाइट्स का मॉस के अंदर बताया था, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझाया था, इसको हम जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। एक इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था, इसका नाम सभी लोगों को याद होगा, प्रोटोनिमा है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, उसके बाद फिर यहाँ पे लीफी स्टेज बनता है। इस तरीके से हमने बनाया था डायग्राम, ठीक है। ये मेल या फीमेल गैमेटोफाइट हो सकता है, अगर इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट समझें। इसी तरीके से इस तरफ मेल गैमेटोफाइट को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे भी सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा, लीफी स्टेज होगा, इस तरीके से, ठीक है। हर चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जा सकता। ये प्रोटोनिमा है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, लीफी स्टेज है। लीफी स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे अगर ये फीमेल है तो इसके पास आर्किगोनियम है और ये एग बनाएगा, और अगर ये मेल है, मेल गैमेटोफाइट है, तो इसके पास एंथ्रीडियम होगा, ठीक है। इसके पास एंथ्रीडियम है और ये फिर क्या बनाता है, मेल गैमीट, जिसको हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे मेल गैमीट वाटर के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होकर के फीमेल गैमीट के पास पहुँचता है, ठीक है, इस तरीके से, और इसको फर्टिलाइज़ करता है, जिससे ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, जाइगोट। और जाइगोट के अंदर फिर से डिवीज़न होता है, जिससे ये धीरे धीरे स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट के पास 3 स्ट्रक्चर हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से अलग से भी आपको बना करके समझाया था। ऐसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसका नाम स्पोरोफाइट है। इसके पास 3 चीज़ें हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर फिर से वापस से मियोसिस होता है। और जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो फिर से क्या बनेगा, स्पोर बन जाएंगे,
ठीक है। और ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करके वापस से मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बना देते हैं। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल के अंदर गैमेटोफाइट फेज़ जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, स्पोरोफाइट फेज़ उतना डोमिनेट नहीं करता। यहाँ पे हमने बताया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट्स हैं वो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे गैमेटोफाइट ही डोमिनेट करता है, इस वजह से इस साइकिल का नाम हैप्लोडिप्लोन्टिक रखा गया, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट पूरी तरीके से एकदम से ख़त्म नहीं है या एकदम से 1 या 2 सेल का नहीं है, जिस तरीके से एल्गी में हमने आपको बताया, ठीक है। एल्गी के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ जाइगोट है, उसी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, और वो सिर्फ 1 सेल का है। इस वजह से वहाँ पे जो फेज़ डोमिनेट करती है उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का पोजीशन है, दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक अपना डोमिनेंस दिखाती हैं, इस वजह से इसको हैप्लोडिप्लोन्टिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टेरिडोफाइट्स की साइकिल बताई थी। टेरिडोफाइट्स की साइकिल में हमने बताया था कि मेन प्लांट बॉडी वहाँ पे स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पेशल लीफ है जिसका नाम स्पोरोफिल है, और कभी कभी वो कंपैक्ट करके स्ट्रोबिलाई या कोन भी बनाती है इक्विसिटम और सिलाजिनेला के अंदर, ठीक है। हमेशा ऐसा बनना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर हमने बताया था कि उसके लोअर साइड में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्पोरेंजियम है। लोअर साइड को एबैक्सियल साइड भी कहा जाता है, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर फिर से मियोसिस होगा और वहाँ पर स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स कभी कभी 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सिलाजिनेला और सेल्विनिया के अंदर मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। फिर दोनों स्पोर्स वहाँ से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, मेल या फीमेल गैमेटोफाइट। उनके पास एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम होगा, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा गैमेटोफाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट फिर से वाटर के ज़रिए से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट होकर के, और फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के अंदर फिर से डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन चलेगा और वापस से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो ये जो कहानी है ये टेरिडोफाइट की कहानी है। हमने ये एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों में हमेशा पानी चाहिए, इसके बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एल्गी में माइग्रेट कर गए थे। एल्गी के अंदर बहुत सारी हमने बेसिक बातें बताई थी। एल्गी की बॉडी गैमेटोफाइट है, ठीक है, बगैर पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं करता। मोर देन 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी के अंदर ही होती है या एल्गी ही करती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा एल्गी क्यों करती है? क्योंकि ज़्यादातर ये एल्गी पानी में पाई जाती है और आपको पता है कि पानी ज़मीन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर एल्गी के अंदर कुछ और बेसिक बातें हमने बताई थी। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर हैं, कुछ फिलामेंटस हैं, कुछ जो है मल्टी सेलुलर भी हैं जैसे केल्प है, और कुछ जो है कॉलोनियल भी हैं जैसे वॉलवॉक्स है, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी का आपको एग्जाम्पल हो सकता है याद हो, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा हमने बताया था। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास हमने बताया था। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दिया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बस एक तरीका आपको याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़ूस्पोर फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 तरीके हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में फिर से 2 एग्जाम्पल था, विदाउट फ्लैजिला और विथ फ्लैजिला। विथ फ्लैजिला क्या है? क्लेमाइडोमोनास, और विदाउट फ्लैजिला क्या है? स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एनाइसोगैमी में यूडोराइना हमने लिखाया था, और कुछ स्पेसीज स्पायरोगायरा के भी होते हैं। उसके बाद फिर ओगैमी है। ओगैमी में 2 एग्जाम्पल याद रखना है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। ओगैमी का मतलब क्या होता है कि फीमेल गैमीट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और मेल गैमीट कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से उसको ओगैमस कहा जाता है। आइसोगैमी में दोनों गैमीट एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बताया था। कुछ एल्गी ऐसी हैं जिसको खाया जाता है, जैसे कि सारगासम, लेमिनेरिया और पोरफायरा। सपोला हमने शॉर्ट में आपको बताया था। उसके बाद कुछ एल्गी ऐसी हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एल्जिन ब्राउन एल्गी से, ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड से। उसी तरीके से रेड एल्गी से कैराजीन मिलता है, ये भी हाइड्रोकोलॉइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है और जो हम चाहते हैं कि वो सर्वाइव करे, ठीक है, लिविंग चीज़ है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि एगार मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसी तरीके से कुछ यूनिसेलुलर एल्गी हैं जिनको स्पेस ट्रेवलर्स जो है स्पेस में ले जा करके उसको एज ए प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं, जिनको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, जैसे कि स्पायरुलाइना और क्लोरेला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने ग्रीन एल्गी में मूव किया था।
ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ कॉमन बातें हमने आपको बताई थी, जो पहले से कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। वॉलवॉक्स के बारे में, क्लेमाइडोमोनास के बारे में, इसी तरीके से फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगाइरा और यूलोथेरिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ बातें और हमने बताई थी। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे शेप के होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी होता है इसके पास, पायरिनोइड बॉडीज़ हैं इसके पास, फूड स्टोरेज है ऑयल ड्रॉपलेट्स या स्टार्च के रूप में। इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। उसके बाद फिर इसके अंदर और बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। कुछ इसका रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, सेम यहाँ पे फॉलो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़ूस्पोर चाहिए, इसी तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करना है, और इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस तीनों तरीके यहाँ पे फॉलो होते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा और चारा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने एक निमोनिक बताया था, वो निमोनिक आप लोगों को याद होगा, मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग सुन के, ठीक है। तो ये आप निमोनिक याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको सारे एल्गी याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने ब्राउन एल्गी के बारे में बताया था। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको फ्यूकोजैंथिन कहा जाता है। कुछ ब्राउन एल्गी फिलामेंटस होते हैं जैसे कि इक्टोकार्पस, और कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे कि केल्प, ठीक है, 100 मीटर तक पहुंच सकता है, और इसकी बॉडी रूट स्टेम लीफ की तरीके से दिखाई देती है। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये अटैचमेंट के लिए यहाँ पे होल्ड फास्ट का यूज़ करते हैं, जैसे रूट होता है बड़े प्लांट्स के अंदर, स्टाइप जैसे कि स्टेम होता है, और फ्रॉन्ड जो है लीफ जैसा बिहेवियर करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इनका फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जिन का बना हुआ है। ये देखने में ओलिव ग्रीन और ब्राउन दिखाई देते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल जब होता है तो यहाँ पे जो गैमीट होता है वो पायरिफॉर्म गैमीट है, और लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है, और दोनों फ्लैजिला का साइज़ जो है अलग अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहाँ पे फ्लैजिला का साइज़ सेम है, लेकिन वहाँ पे भी पायरिफॉर्म गैमीट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल बताया था एक दीदिलाई साग फोकट में, ठीक है, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गासम, लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने रेड एल्गी में माइग्रेट किया था। कोई भी एल्गी हो हमेशा पानी में पाई जाती है या पानी के आसपास पाई जाती है, तो इस चीज़ को बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। एक्वेटिक है तो मैराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। रेड एल्गी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है R-फाइकोरेथ्रिन, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और डी होता है। इसका फूड स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। इसका सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज का बना होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। इसमें सिर्फ oogamous रिप्रोडक्शन होता है, बाकी कोई तरीके और फॉलो नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो मोटाइल नहीं होती, चाहे वो एसेक्सुअल गैमीट हो या फिर सेक्सुअल गैमीट हो, तो ये बात आपको याद रखना है। फिर हमने आपको एग्जाम्पल बताया था PPGG, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एगार निकाला जाता है, और एगार के बारे में हमने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, लैब में भी यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जेली और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक और चीज़ हमने बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एल्गी से हमें हासिल होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स के अंदर मूव किए थे। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने कुछ कॉमन बातें आपको बताई थी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स। इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट है, इनको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बगैर पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। इसी तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। तो ये सारी कुछ कॉमन बातें थी जो हमने आपको बताई थी। उसके अलावा एक पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई थी पीट मॉस के बारे में। पीट मॉस क्या है, उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ये भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जैसा काम करता है, तो यहाँ पे भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट के अंदर हमने बताया था कि 2 क्लासेस हैं जिसको हमें याद रखना है, लीवरवर्ट्स और मॉस के बारे में। लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया है, और मॉस के 3 एग्जाम्पल हैं, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो लीवरवर्ट्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, और इसको हम डिटेल से डायग्राम के जरिए से समझाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैमिटोफाइट्स बनाए थे। गैमिटोफाइट्स कुछ इस तरीके से हमने बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ ऐसे। यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम जेम्मा कप है। जेम्मा कप क्या बनाता है, जेम्मा बनाता है,
जेमा एसेक्सुअल बर्ड है जो जब बाद में डिटैच करता है तो ये फिर से वापस से इस बॉडी को बना देता है, यानी कि गैमेटोफाइट को ये वापस से फिर से बना सकता है। ठीक है, ये कोई भी गैमेटोफाइट हो सकती है, मानते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम क्या है, आर्किगोनियोफोर है। हमने बताया था कि ये फ्लावर जैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आर्किगोनियोफोर है। इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम आर्किगोनियम है। ठीक है, और इसी आर्किगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। ये आर्किगोनियम है, इसको लिख लेते हैं, और ये स्ट्रक्चर है आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियम। ठीक है, इसी तरीके से मेल गैमेटोफाइट भी होता है। यहाँ पे भी जेमा कप है और इसके अंदर जेमा बनते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हमने बताया एसेक्सुअल बर्ड है, ये डिटैच करेगा और वापस से फिर से मेल या फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, तो ये भी उसी तरीके से करता है। ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट के पास भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बनाया है, चलिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम एंथ्रीडियोफोर है। एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, एंथ्रीडियोफोर के पास एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, मेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है। यहाँ पे भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि एल्गी ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में हमेशा पानी चाहिए, उसके बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा और इसको फर्टिलाइज़ करेगा और यहीं पे स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट हमने बताया था कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो उतना ज़्यादा इलॉबरेट या उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना मॉस का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट